नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। आजकल एक चुटकुला आम तौर पर इधर सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है और चुटकुला ये है कि यूरोप से एक हट्टा-कट्टा, साधन संपन्न सा लगने वाला और काला चश्मा लगाने वाला कुत्ता भारत पहुंचा। अब यहाँ के कुत्तों ने और कुछ दूसरे लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुम जहाँ से आ रहे हो वहाँ ना खाने-पीने की कोई कमी है, ना रहने की कमी है और तुम दिखाई भी दे रहे हो हष्ट-पुष्ट, तो फिर भारत क्यों आए हो? तो उसने कहा कि साहब वो तो सब ठीक है, वहाँ सभी सुविधाएँ हैं, लेकिन जितनी भौंकने की आज़ादी भारत में है, इतनी तो वहाँ नहीं है। इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। अब ये है तो चुटकुला, लेकिन हम ये देख रहे हैं के अलग-अलग संगठनों से जुड़े हुए, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए, सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग और जो अपने-अपने एजेंडे चला रहे हैं, उनमें देश विरोधी एजेंडा भी शामिल है। वो सब जिस तरीके से स्वच्छंदता से, ये नहीं कि जो संविधान की 19 आर्टिकल में आपको अधिकार मिले हुए हैं, केवल उसके तहत ही क्योंकि जब आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो फिर जवाबदेही और ज़िम्मेदारी और आपके कर्तव्य भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी भी जिस तरीके से यहाँ पर कहना चाहिए कि उल्लंघना होती है, उसकी देखा-देखी और हमारे यहाँ के नेता जो कभी लंदन में जाते हैं, कभी अमेरिका में जाते हैं और जिस तरह की बयानबाज़ी करते हैं भारत के लोकतंत्र के प्रति, भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी मूल पहचान है, उसको लेकर के और अल्पसंख्यकों पर जैसे बड़ा अत्याचार हो रहा है, जो ये परसेप्शन और माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, उसका नतीजा है कि जो वेस्टर्न का मीडिया है, जिसमें ख़ास तौर से वामपंथी जमात के लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं या जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उनके नेता भी हिंदुओं के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, ख़ास तौर से आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बारे में बहुत ही अभद्र और आपत्तिजनक बातें करते हैं और पूरी दुनिया में एक अलग तरह का परसेप्शन भारत के बारे में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया की उस काउंसिल में एक जगह है बेकर्सफील्ड, यहाँ की नगर निगम है। उस काउंसिल की बैठक में एक भारतीय मूल की लड़की, लेडी रिद्धि पटेल ने जिस तरीके से फिलिस्तीन के एजेंडे का विरोध करने वाले वहाँ के मेयर को और काउंसिल के जितने सदस्य हैं उनको हत्या की धमकी दी और उसके बाद जिस तरीके से रिद्धि पटेल को गिरफ्तार किया गया और उस पर बहुत सारे संगीन धाराएं लगाई गई। अमेरिका की जो पुलिस है, जो वहाँ का कानून है, जो वहाँ की अदालतें हैं, जिस तरीके से और जिस त्वरित गति से कार्रवाइयाँ करती हैं, उसी का परिणाम है कि वो गिरफ्तार हुई, अदालत में पेश हुई, अदालत में खड़ी होकर के रोती हुई के उसके वीडियो भी आए हैं और उसका जो भाषण था, जो बेहद आपत्तिजनक है, वो भी अब वायरल है। तो हम ये ज़रा तहकीकात करने की कोशिश करेंगे कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था और वो हिंदू विरोधी एजेंडा और फिलिस्तीन समर्थक एजेंडा वहाँ चलाने की कोशिश क्यों कर रही थी और हत्या की धमकी क्यों दे रही थी। मेरे साथ प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जुड़ रहे हैं। अनुपम जी से जुड़ कर के इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को ज़रा इसके बारे में डिटेल बताइए कि ये रिद्धि पटेल ने ये सब किया क्यों? वो नाटक कर रही थी, ग्रेटा थनबर्ग की तरह या कुछ दूसरे एक्टिविस्ट की तरह रातों-रात प्रसिद्धि पाना चाहती थी
या कुछ दिमाग खराब था? देखिए ओंकार जी, रिद्धि पटेल एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और एक बहुत अच्छी एथलीट थी। आपने जिन्होंने इसकी वीडियोस देखे होंगे उन्होंने देखा होगा कि वो बहुत ओवरवेट है, पर वो ओवरवेट हमेशा से नहीं थी। वो बहुत अच्छी एथलीट हुआ करती थी। फिर धीरे से वो कॉलेज में आई और उसको वामपंथियों का साथ मिला। अब वामपंथी जगत आप जानते हैं, नशा, शराब, अ, उनकी पूरी दुनिया मैंने देखी है। महीनों नहाना नहीं, बेकार की बातों में पड़े रहना, दिन रात बहस, दिन रात फलसफा। और रिद्धि पटेल एक अच्छी स्टूडेंट, एक अच्छी एथलीट से एक ओवरवेट दिमागी बीमार हो गई। दिमागी बीमार मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है, मैं इसको साबित करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, दावा बिना दलील के नहीं होना चाहिए। मैं अपनी दलीलें देता हूं। देखिए हुआ क्या कि जैसे अमेरिका में काउंसिल्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं। और जैसे इसीलिए हमारे यहाँ जो सभासद होते हैं, हम उनको अंग्रेजी में काउंसिलर कहते हैं, जी क्योंकि हाँ। हमारा ये, हाँ, तो वहां पे भी जो काउंसिल्स होती हैं, उसमें जो सभासद होते हैं काउंसलर कहलाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी सभासदों को अंग्रेजी में काउंसलर कहते हैं। तो साहब वहां पे मेयर भी बैठा है, काउंसिल के मेंबर्स भी बैठे हैं। 5 साल से रिद्धि पटेल उसकी मेंबर थी और ये एक वामपंथी ग्रुपों के साथ चलती थी और हमास के फेवर में प्रदर्शन करती थी, इसराइल के खिलाफ। रिवर टू द सी, पैलेस्टीन विल बी फ्री। देखिए एक नारा है कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। नारा है कि हम समझ लें, जिस रिवर की बात हो रही है वो जॉर्डन नदी है, और जिस सी की बात हो रही है मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन नदी के बीच में पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन, इसराइल और गजा पट्टी तीनों आते हैं। तो जब वो कहते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, वो बेसिकली उनके कहने का मतलब होता है कि जॉर्डन नदी से लेकर मेडिटेरेनियन समुद्र तक सिर्फ फिलिस्तीन होगा और इसराइल का नामो निशान और यहूदियों का नामो निशान मिटा देंगे। तो ये एक बहुत ही शालीन सी भाषा में यहूदियों के नरसंहार की बात है। आप इसे समझें, हमें भूलना नहीं चाहिए कि नरसंहार से बच के यहूदियों ने इसराइल बसाया था, जो बचे हुए लोग थे। अब फिर से उनके नरसंहार की बात हो रही है। यहूदियों से इस्लाम का पुराना बैर है। आपने अगर देखा होगा कि पहली आयत से यहूदियों के खिलाफ कुरान उनको जानवरों से बदतर बताती। बहरहाल वो एक अलग केस है। अब ये रिद्धि पटेल मैडम ये फिलिस्तीन वामपंथियों के साथ आ गई, हमास के फेवर में बयान देने लगी, फिलिस्तीन के फेवर में बोलने लगी। एक बात जो आपको समझना पड़ेगा, एक हुए वामपंथी, एक हुए बीमार वामपंथी। ये बीमार वामपंथी ये है कि इनको बात हो रही है इसराइल और फिलिस्तीन की, बात हो रही है यहूदियों और मुसलमानों की, पर वो बात हिंदुओं को गाली दिए बिना नहीं खत्म होती। ये वो बीमार मानसिकता है। तो साहब वहां पे बात हो रही थी कि क्या रिजोल्यूशन पास हो। वहां पे तमाम नगर निगम जितने काउंसिल्स हैं, वो फिलिस्तीन और इसराइल के मुद्दों पे अलग अलग प्रस्ताव पारित करते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस में होता है, जैसे पार्लियामेंट में होता है, जैसे विधानसभा में होता है, वैसे ही काउंसिल में एक प्रस्ताव पारित हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, कोई भी प्रस्ताव पारित करने से पहले बहस होती है। तो बहस में बारी बारी से सारी सदस्य बोलते हैं। उसमें ये भी एक काउंसलर थी, ये भी बोली। बोली तो एकदम बहक गई, कहां से कहां चली गई। साहब आप लोग जालिम हैं, आप लोग दुष्ट हैं। और फिर उन्होंने सबको लपेट लिया। उन्होंने कहा कि अगर ईसा मसीह आज जिंदा होते तो आप लोग को जान से मार देते। फिर उन्होंने गांधी की किया कि गांधी को गांधी गांधी करते हो, नवरात्र बनाया जा रहा है, बता दें हम लोगों। उन्होंने कहा ये नवरात्रि जो त्योहार है, इसको मनाने वाले कातिल होते हैं, वो लोगों को मार देते हैं, वगैरह वगैरह। और हम और आपने यहाँ पे काउंसिल के नगर पालिका के दफ्तर में ढेर सारे मेटल डिटेक्टर्स लगा दिए हैं। अच्छा, ये उस दिन पहली बार लगे थे मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा। पहले वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। इस पे वो भड़क गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने यहाँ लगा दिए हैं, हम आपके घर पे आके आपको मारेंगे, और हत्या की धमकी दे डाली। तो मजेदार बात यह कि इसके बाद वो जो उस दिन ट्रायल के लिए लगाए गए थे, जो सिक्योरिटी मेजर्स, जो सुरक्षा
कि उपाय जो ट्रायल केवल एक ट्रायल के लिए लगाए गए थे, रिद्धि पटेल के इस भाषण के बाद वो परमानेंट हो गए। बहरहाल जैसे उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तो मेयर ने कहा कि ये जो आपने कहा ये धमकी है, और उनको वहीं तत्काल गिरफ्तार करा लिया और अब उन पर मुकदमा चल रहा है और एक भी हमास का या फिलिस्तीन का ग्रुप उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। वो मौके पे तत्काल गिरफ्तार हो और अब वो कोर्ट में झाड़ झाड़ रो रही। अब आप बहुत जल्दी देखेंगे भारत में बहुत ढेर सारे लोग खड़े हो जाएंगे, मीडिया उनके माँ बाप का इंटरव्यू लेने पहुंच जाएगा, उनके भाई बहन का इंटरव्यू लेने पहुंच जाएगा, दिखाएगा कैसे दादी ने 4 दिन से खाना नहीं खाया, नानी प्यास से मर रही हैं, माँ बाप बेहोश हो रहे हैं। अब ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है और मोदी की जिम्मेदारी है, मोदी न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि उनको बचा के उनको मुकदमेबाजी खत्म करवा के लाए। तो साहब ये एक पूरा किस्सा है। रिद्धि पटेल से एक गलती हुई, सिर्फ एक गलती। रिद्धि पटेल लेकिन ने जो कुछ कहा उसमें नहीं, मुझे खत्म कर ले सर कि जी रिद्धि जी पटेल की जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि उन्होंने अमेरिकी मेयर को जान की धमकी दे डाली। यदि यही धमकी, जैसे वो नवरात्र को गाली दे रही थी, वो गांधी को गाली दे रही थी, उनको उसी रॉ में आगे बढ़ के अगर वो नरेंद्र मोदी को गाली देती, हिंदुओं को गाली देती, भारत को गाली देती, आरएसएस को गाली देती, ब्राह्मणों को गाली देती, तो यकीन मानिए अमेरिकी सरकार उनको वैसे ही अपने सर माथे पे बैठाती जैसे अमेरिकी सरकार ने उस आतंकी पन्नू को बैठा रखा है जो इनसे ज्यादा खतरनाक भाषा इस्तेमाल करता है, जो हवाई जहाजों को उड़ाने की धमकी देता है। लेकिन देखिए उसको कैसे उन्होंने अपना दामाद बना रखा अमेरिका ने। तो वो भारत सरकार को गाली दे रहा है, वो हिंदुओं को गाली दे रहा है, वो आरएसएस को, भाजपा को गाली दे रहा है, इसलिए वो दामाद बना हुआ है। रिद्धि पटेल की गलती ये थी कि उन्होंने सीधे अमेरिकी मेयर को ही गाली दे दी। अगर रिद्धि पटेल अपनी गालियों को नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस, ब्राह्मण, भारत, इन हिंदुओं, इन सब तक रखती तो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके अल जजीरा से लेके बीबीसी तक आज उनके फेवर में खड़ा होता, कांग्रेस से लेके तमाम विपक्षी दल उनके समर्थन में बोल रहे होते, ढेर सारे यूट्यूबर और पत्रकार कहते कि साहब उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वगैरह वगैरह। मतलब अगर वो हम लोग को गाली दे रही होती तो उनकी बात भी बन जाती और वो हीरो भी हो जाती। गलती बस ये हो गई कि उन्होंने अमेरिकी मेयर को धमकी दे डाली और अब वो गिरफ्तार है और रो रही है। ओंकार जी, आपकी बात में इसलिए दम है, मैं इनका ट्वीट देख रहा था अनुपम जी, और इस ट्वीट पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये 27 जनवरी 2021 का ट्वीट है। मेन देख फक लीजिए। मोदी, फक द बीजेपी, फक निक्की हेली, फक दिनेश, फक बॉबी जिंदल, फक हिंदू फासिज्म। कोई अब आप कार्रवाई देख नहीं लीजिए, इसको हुई। समझ लीजिए, जो बात मैं कह रहा था आपने साबित कर दिया। कार्रवाई छोड़िए, ये हीरो हो गई। तभी इनको इतना ज्यादा इनका हौसला बढ़ गया। देखिए यही सब करके इनका हौसला इतना बढ़ गया कि इन्होंने कहा कि अब मैं अमेरिकी मेयर को भी गाली दे दूंगी, वो चल जाएगा, और वहां फंस गई। ये बताइए साहब, ये जो दुनिया भर का दुष्प्रचार विदेशों में किया जाता है, सीएए को लेकर के, भारतीय लोकतंत्र को लेकर के, अल्पसंख्यकों पर तथाकथित अत्याचार को लेकर के, ये जो लोग जाते हैं कभी लंदन में, कभी अमेरिका में, कभी दूसरे देशों में, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए भी ये पश्चिमी देशों में एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, ये तो भारतीय मूल की है, हालांकि पैदा अमेरिका में हुई है, इसकी पढ़ाई लिखाई वहां हुई है, इसको क्या पता कि हिंदू संस्कृति क्या है, या इसको क्या पता कि हमारे तीज त्योहार, जो हमारे हिंदू पर्व हैं, ये कितने गरिमापूर्ण तरीके से होते हैं। ये वहां सर दूसरी वहां ही पे जो बकवास कर पटेल रही है। समुदाय है, अमेरिका में जो पटेल समुदाय है वो अपनी संस्कृति के बहुत करीब है, बड़ा गरबा मनाते हैं, नवरात्र मनाते हैं, इसने सब कुछ बचपन से देखा है। लेकिन वामपंथी जहर कुछ ऐसा जहर है जिसकी कोई काट नहीं है। एक बार उस दिशा में, और वो भी यंग एज में आदमी जब चला जाता है तो उसके सारे संस्कारों पे पानी फिर जाता है। रिद्धि पटेल के साथ यही हुआ है सर। और ऐसे लोगों को, जो हमास की क्रूरता है, जो शर्मनाक उसकी हरकत थी, वो दिखाई नहीं देती है क्या?
अब सर जो आप जवाब कैसी दे बात कर, रहा अभी है। देखिए हार्वर्ड में, एमआईटी में और पेन यूनिवर्सिटी में आपने सुना कि बाकायदा यहूदियों के नरसंहार के नारे लगे। तीनों ही विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज के जो प्रेसिडेंट्स थे, उन तीनों को एक कांग्रेस वुमन के सामने उनकी हियरिंग हुई, आपने देखा होगा वो वीडियो। और उन तीनों में कांग्रेस वुमन ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ जो नारे लगे, आपको उस पर शर्मिंदगी है कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, इसलिए नहीं शर्मिंदगी है क्योंकि अभी से नारे लग रहे हैं, मारा थोड़ी ना है। और बाद में उन प्रेसिडेंट्स को रिजाइन करना पड़ा, अपने पद छोड़ना पड़ा। देखिए नारे हकीकत में कैसे बदलते हैं। अभी कुछ दिन पहले सिडनी में नारे लगे थे गैस द ज्यूज, यानी ज्यूज को गैस, हिटलर की तरह गैस करके, जहरीली गैस से मार दो। उसको पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। अब देखिए कल हो गया वहां बवाल। आपने जब उसको उनके नारों को क्लीन चिट दे दिया, तो कल आपने छुरेबाजी देख ली। 6 लोग मर चुके हैं, 6 या 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 9 महीने के बच्चे को चाकू मारा है सर, 9 महीने के बच्चे को। और एक बच्चा मर गया, एक गंभीर है। तो एक एक क्राइम एक होती है ब्रोकन विंडो थ्योरी। वो कहते हैं अगर आपकी खिड़की के शीशे पे कोई पत्थर मार दे और आपने इग्नोर कर दिया, तो आप समझ लीजिए आप डकैती इनवाइट कर रहे और इसमें बहुत हद तक क्या अमेरिका की जो भूमिका है वो संदिग्ध नहीं है अनुपम जी? जिस तरीके से कार्रवाई बीच में रुकवाने की कोशिश की गई, बार-बार युद्ध विराम के लिए प्रेशराइज़ किया नेतान्याहू को, और नेतान्याहू ने कहा कि जब तक हम इनको ठिकाने नहीं लगा देंगे, जब तक हम इनको फिनिश नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। और इधर आप देखिए, अमेरिका की भूमिका को देखते हुए ईरान क्या कर रहा है? वो फिर से हिज़्बुल्लाह के पीछे खड़ा होकर के उसके ज़रिए वहाँ हमला कराने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि हम और आप और बहुत सारे लोग भूले नहीं होंगे, हिज़्बुल्लाह को किस तरीके से ज़मीन दिखाई थी इसी इज़राइल ने करीब 2 ढाई दशक पहले। हैं। देखिए वैसे तो आज तक ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसमें अमेरिका ने दोहरी भूमिका ना निभाई हो। उनके साथ पुराना फंडा रहा है, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। लेकिन इसराइल का एक मुद्दा ऐसा है सर, जहां मैं समझता हूं कि अमेरिका उतनी दोहरी भूमिका में नहीं रहता। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के खिलाफ हर प्रस्ताव उसने वीटो किया है। जब से ये खबर आई है कि 48 घंटे में ईरान हमला कर सकता है, आप देखिए कि इनके जितने शिप्स थे, वॉरशिप, वो सब के सब मेडिटेरियन सी पहुंच रहे हैं, वो सब के सब इसराइल पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि इनकी सेना के बड़े बड़े कमांडर इसराइल पहुंच गए। आप देखिए कि इनके जितने राजदूत हैं, वो सऊदी अरब, कतर, कुवैत की मदद से ईरान पे पूरा दबाव डाल रहे हैं। एक इजराइल इकलौता, एक वाहिद एक केस है जहां अमेरिका की अगर दोहरी भूमिका है भी तो अभी तक साबित नहीं हुई है। बाकी तो तकरीबन हर युद्ध में ये हमेशा दोनों तरफ से लड़ते रहे। इसराइल का ये है कि साहब, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और एक पूंजीवादी देश है, और यहूदियों के हाथ में उनका पूंजीवाद इस कदर है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल को छोड़ सके, पहली बात। दूसरी बात, इसराइल इतना छोटा सा देश है कि अगर साहब उससे एकदम मदद खींच ली गई और वहां कोई हादसा हो गया, तो फिर उस अमरीकी प्रेसिडेंट को अपना शासन बचाना बहुत मुश्किल हो जाए। और अगर वापस भारत पर लौटें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैं कुछ बड़े फैसले लेने वाला हूँ, उन बड़े फैसलों में हम क्या इसकी उम्मीद करें कि वो जो मैंने शुरू में कहा था कि यूरोप का एक कुत्ता जो है वो केवल इसलिए भारत आ गया कि यहाँ भौंकने की आज़ादी है। क्या इस तरह के भी कोई फैसले हो सकते हैं कि ये जो हमारे देश के भीतर भी और देश के बाहर जाकर के भी भौंकने की आदत पड़ी हुई है लोगों को, हमारे देश के बारे में गलत परसेप्शन क्रिएट करने की जो एक फैशन चल पड़ी है, इस पर किसी तरह का अंकुश लगेगा? मुझे नहीं लगता साहब, मुझे नहीं लगता। मुझे प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही विजनरी आदमी लगते हैं। आज उनका एक वीडियो जारी हुआ है, बड़े यंग बच्चों से बात कर रहे हैं। तो उसमें कोई एक लड़का कहता है कि साहब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए आप रेगुलेशंस की बात मत कीजिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात मत कीजिए। सरकार के पास अगर शक्ति आ जाती है तो सरकार उसका दुरुपयोग करती है और छोड़ती नहीं है।
इसलिए मैं सरकार को और शक्ति देने के फेवर में नहीं हूँ, किसी तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी के फेवर में नहीं हूँ। बड़ी शानदार बयान साहब, जिसको ये तानाशाह कहते हैं, उस आदमी ने पिछले 100 साल के सबसे खूबसूरत बयानों में से एक दिया है। और आप देखें साहब, उस वीडियो को लोगों को देखना चाहिए। मैं भेज दूंगा आपको, अगर आप संभव हो तो अपने प्रोग्राम में नीचे उसका लिंक दे दें। देखें वो लोग, उन्होंने कितने अच्छे से कहा कि सरकार के हाथ में जितनी ताकत है उतनी पर्याप्त है। आप सरकार को अगर और ताकत देंगे तो वो ताकत कभी लौटेगी नहीं, सरकार हमेशा के लिए उस ताकत को दाब के रख लेगी। सरकार को ताकत का इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा लगता है। सरकार का मिजाज ऐसा होता है, एस्टैब्लिशमेंट का मिजाज ऐसा होता है कि ताकत का उपयोग और दुरुपयोग दोनों कर लेती है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी इस पक्ष में नहीं हूं कि सरकार को और ताकत दी जाए। लेकिन साहब एक रेखा तो तय होनी चाहिए ना। अमेरिका ने भी तो कार्रवाई की है इस लड़की के खिलाफ। कैसे आप किसी को किसी प्रधानमंत्री की मैं बोटी इसका बोटी जवाब दे दे करके मैं इसका जवाब दे दे रहा हूं। मैंने जो नरेंद्र मोदी साहब का काम करने का तरीका देखा, वो ये है कि केजरीवाल जो प्रचंड बहुमत से 2 बार सरकार बनाया है, वो चाहते तो उन्हें पहले दिन गिरफ्तार कर लेते। 1 सम्मन, 2 सम्मन, 3 सम्मन, 4 सम्मन, 5, 6, 7, 8, 9, हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसे ही। तो इतने लंबे, एक अंग्रेजी में कहावत है कि गिव हिम अ लॉन्ग रोड टू हैंग हिमसेल्फ, मतलब इतनी लंबी रस्सी दे दो आदमी को कि आदमी उसमें खुद ही लटक जाए। इन्होंने केजरीवाल को इतनी लंबी रस्सी दी कि जब अंततः केजरीवाल गिरफ्तार हुए साहब, तो दिल्ली और पंजाब में 1 दर्जन लोग उसका विरोध करने नहीं निकले। तो इन्होंने 8-9 सम्मन, 4 महीने तक सम्मन भेजते रहे, और इस कदर उन्होंने उनको ढील दी कि जनता से लेके जुडिशरी तक सब कहीं ना कहीं इस बात से मुतमईन हो गए, कन्विंस हो गए कि साहब केजरीवाल के पास छुपाने के लिए कुछ ना कुछ है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सर।